बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी ट्यूटर सना इम्तियाज़ और आप सबको ऐसे एकेडमी में वेलकम करती हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एलिमेंट्स को जो है मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करा है ताकि आपको इसको याद करने में आसानी हो। इन द प्रीवियस टॉपिक हमने जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको हाफ टॉपिक में इसको पढ़ाया था। इसको हाफ टॉपिक में पढ़ाने का मकसद ये था कि आपको ये इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो और साथ में आप इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर सकें। उसके अलावा उम्मीद करती हूँ कि आपने जो मैंने सेल्फ असेसमेंट आपको दिया था वो भी घर में उसको करने की कोशिश की होगी और आप उससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो, आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो है कोई भी क्वेश्चन होता है, आपको स्टडी से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, आप मुझसे जो है वो कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। तो आज जो है वो हम इसके फर्दर टॉपिक की तरफ जाएंगे यानी कि पार्ट 2 की तरफ, जो कि हम आगे मज़ीद इसके एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो बिना ताख़ीर के हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस जो इसका हाफ पार्ट था उसको भी हमने जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड करके उसके की पॉइंट्स बनाए थे और उसके थ्रू याद करा था और अंडरस्टैंड करा था। और आज भी हम इसी तरीके से एलिमेंट्स के पार्ट 2 को भी इसी तरीके से हम डिवाइड करेंगे 3 से 4 पार्ट्स में, ताकि आपको उसको समझने में और याद करने में आसानी हो। आज हम बात करेंगे सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स जो कि अलामात होती हैं, तो जो एलिमेंट्स हैं जो कि वो इतने ज़्यादा थे तो उनको जो है वो हाफ नेम्स में डिवाइड करा गया और उसको जो है वो अंडरस्टैंड किया गया। सिंबल का जो बेसिकली मकसद था वो ये है कि एलिमेंट्स को जो है वो एब्रीवेशन की सूरत में इशारों की मदद से याद करना, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स हैं उनको याद करना भी आसान काम नहीं था, तो इस वजह से उसको जो है वो सिंबल्स के थ्रू जो है वो याद किया गया। तो ये जो है एलिमेंट्स हैं उनका स्पेसिफिकली डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर उनके एब्रीवेशंस होते हैं या फिर सिंबल्स के थ्रू उसको याद किया जाता है, जो कि इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन या फिर जर्मन हो सकती हैं। इन ज़बानों के अंदर एलिमेंट्स को नेम दिए गए। अब एलिमेंट्स के जो है ना वो नेम्स आगे से फर्दर उसको डिवाइड करने में या सिंबल्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करने में 2 तरह की चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले है कि 1 लेटर की फॉर्म में भी एलिमेंट्स को जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो जो है वो हाइड्रोजन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। तो यहाँ पर हमारे पास अगर 1 लेटर होता है कोई भी एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये हमारे पास सिर्फ 1 एलिमेंट से 1 कैपिटल लेटर से जो है वो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जब 2 लेटर्स आएंगे तो 2 लेटर्स में हम, जैसे कि हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन को जो है वो 2 लेटर से जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं C और L, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और जो सेकेंड लेटर होगा वो स्मॉल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंबल्स आर द एब्रीवेशन फॉर द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि हम इसको एब्रीवेशन के तौर पे लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए H हमने यूज़ किया, क्लोरीन के लिए Cl यूज़ किया, नाइट्रोजन के लिए N यूज़ किया, ऑक्सीजन के लिए O यूज़ किया। ये तमाम तर क्या हैं, सिंबल्स हैं। मज़ीद आगे चले तो हम उसके वैलेंसी के बारे में बात करेंगे। तो वैलेंसी जो है एक ऐसा वर्ड है जो कि ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से वैलेंशिया, विच मीन्स कैपेसिटी। तो हमें यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि हम किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ की कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, यूनाइट होते हैं या फिर कंबाइन होते हैं, ये हमारे पास उसकी वैलेंसी कहलाती है। अगर हम इसके डिपेंडेंस की बात करें तो ये हमारे पास आउटरमोस्ट जो सेल होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट सेल में उसके प्रेजेंट होंगे उतने ही उसके वैलेंसी जो है वो होगी। इसकी जो डेफिनेशन है वो जो कि बुक पे बहुत थोड़ी लिखी हुई थी, तो इस वजह से मैंने इसके जो है डेफिनेशन कुछ और आपके लिए यहाँ पर बनाई है और आप इसको जो है वो अच्छे से याद करके आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन है, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट एज शोन बाय द नंबर ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द मोनोवैलेंट एलिमेंट्स सच एज द हाइड्रोजन with which the atomic weight of an element will combine or for which it can be substituted, with which it can be compared। इस पूरी डेफिनेशन का क्रक्स ये है कि जो वैलेंसी है वो रिलेटिव कैपेसिटी है टू यूनाइट, रिएक्ट एंड कंबाइन। तो हमारे पास इसके अंदर यही समझ आता है कि जो मोनोवैलेंट जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया या इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो दूसरे एलिमेंट के साथ जब कंबाइन होंगे, मोनोवैलेंट जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो जो है वो हमारे पास उसकी वैलेंसी कहलाएगी कि कितने मिकदार में या कितनी क्वांटिटी में वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है और कितनी पावर के साथ रिएक्ट कर सकता है, कितनी कैपेसिटी के साथ रिएक्ट करता है। ये हमारे पास क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है।
अब मज़ीद हम वैलेंसी को जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स या फिर आयनिक कंपाउंड्स से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनमें शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। दो एलिमेंट्स आपस में शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की और उसके थ्रू वो एक नया एलिमेंट जो है वो बना रहे होते हैं। तो जब हम सिंपल कोवलेंट कंपाउंड की बात करेंगे तो उसके अंदर हम कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे दूसरे एटम के साथ, यानी कि हाइड्रोजन कितनी कैपेसिटी के साथ दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो रहा होता है, ये किसके अंदर आएगा, सिंपल कोवलेंट कंपाउंड की वैलेंसी कहलाएगी। जैसा कि हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो वो हमारे पास किसकी वैलेंसी होगी, सिंपल कोवलेंट कंपाउंड के। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी इसी तरीके से है, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ भी ऐसे ही, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ भी इसी तरीके से है। तो ये हमारे पास किसके अंदर आता है, सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स की वैलेंसी। इसको हम इस तरीके से याद करते हैं। जब हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, उसकी वैलेंसी की बात करेंगे, तो आयंस रिलेटेड टू द गेन और लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इस गेन और लॉस तभी होता है किसी भी एटम के अंदर या एलिमेंट के अंदर जब उसको अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना होता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स अपनी आउटर मोस्ट शेल में उससे कंप्लीट करने होते हैं, तो वो या तो गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। तो जब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अकल तादाद में कम हैं, जैसे कि 4 इलेक्ट्रॉन से कम तादाद में हैं, 1 2 3 हैं, तो उनके पास थोड़े होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर फिल नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो उनके पास होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे एटम को दे देंगे ताकि उनकी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो जाए। जैसे हमारे पास सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, तो इनके जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि कम तादाद में मौजूद होते हैं, तो इसे ये क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे दूसरे एटम को ताकि उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, 5 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं, तो उनके लिए जो है वो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो वो क्या करेंगे, वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन्स उनके पास हैं या 6 7 भी उनके पास इलेक्ट्रॉन हैं, तो अपना जो ऑक्टेट है वो आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। लिहाजा वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेंगे। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, तो 5 में ये 3 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन में 6 है तो 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। क्लोरीन में भी 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन मजीद फिल करेंगे तो 8, यानी कि इनका ऑक्टेट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आयनिक कंपाउंड्स की वैलेंसी जो है, जो कि हम बात कर रहे हैं आउटर मोस्ट सेल की, तो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी की मिकदार की या उसी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि उसकी वैलेंसी क्या होगी। इसी तरीके से अगर हम रेडिकल की बात करें तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो चार्ज एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास रेडिकल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरीके से बहुत सारे और भी एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होते हैं या कोई ना कोई चार्ज मौजूद होता है, तो ये उसके क्या कहलाते हैं, रेडिकल कहलाते हैं। एन एलिमेंट और द ग्रुप ऑफ द एटम हैविंग सम चार्ज इज कॉल्ड द रेडिकल। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंसी जो है वो वेरिएबल होती है, यानी कि वो अप एंड डाउन होती रहती है। जैसे कि अगर हम फेरस सल्फेट की बात करें तो फेरस सल्फेट में भी ऐसे ही होता है कि आयरन की जो वैलेंसी है उसमें 2 होती है, और जब हम फेरिक सल्फेट की बात करेंगे तो फेरिक सल्फेट में उसकी वैलेंसी 3 है आयरन की। तो इससे इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो है ना जो वैलेंसीज हैं वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनकी वेरिएबल होती हैं या चेंज होती रहती हैं। अब आयरन की जो है वो यहाँ पर फेरस में कितनी है, 2 है, यानी कि यहाँ पर भी वेरिएबल वैलेंसी है। और फेरिक सल्फेट में भी इसी तरीके से नाम बिल्कुल सेम है, एलिमेंट्स वही हैं, लेकिन उनके साथ क्या हो गया, उनकी कंपोजिशन चेंज होने की वजह से उनकी वैलेंसी जो है वो चेंज हो गई। तो जो OUS मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है उसके अंदर जो है वो लोअर वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फेरस है तो इसमें वैलेंसी उसकी 2 है, और फेरिक की बात करेंगे तो IC यानी कि उसके अंदर वैलेंसी उसकी ज़्यादा होगी। तो आज के टॉपिक में हमने एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करा, उसके सिंबल्स के बारे में, उसके वैलेंसी के बारे में, रेडिकल्स के बारे में स्टडी करा। तो ये तमाम टेबल भी उसके साथ मौजूद है, आप इसको एक दफ़ा देखिएगा, समझिएगा। कुछ भी आपने इसके अंदर से पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी चलते हैं सेल्फ असेसमेंट की तरफ। तो इसके जो सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं वो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द सिंबल, गिव 2 एग्जांपल्स। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन रेडिकल विद एन एग्जांपल्स। Question number 3 है write an example of the variable valency. Question number 4 explain the valency with respect to the ionic and the covalent compounds.
आपको इस तरह के जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होते हैं या की पॉइंट्स जैसे मैं बना के देती हूँ, उसका मकसद यही होता है कि आपको कोई भी चीज़ में जो है वो कोई इशू क्रिएट ना हो और आप उसको आसानी से याद करें। तो जितनी आसानी से आपकी पॉइंट्स के थ्रू याद करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के याद करेंगे, आपको केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगेगी और आपके ऊपर बर्डन नहीं बनेगा। और रोज़ाना का काम रोज़ाना किया करें। रोज़ाना का काम रोज़ाना करने से ये होगा कि आपके साल के एंड पे जो है वो आप खुद फील करेंगे कि हमें ये फिंगर टिप्स पे एक एक चीज़ आती है, हमें ज़्यादा उसको रटलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि हम उसको जो है वो थॉरली एक दफ़ा देखेंगे और पेपर देख कर आ जाएंगे और अच्छे ग्रेड्स लेंगे। होप दैट आपको समझ आ गई होगी आज का टॉपिक। कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, ये टेस्ट करके भी आप मुझे कमेंट सेशन में दे सकते हैं। तो अगली वीडियो तक मिलते हैं। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।